स्वाति सिंह एंड वेलकम टू लेट्स लर्न हाउ। जी हाँ दोस्तों, तो बेसिकली हम लोग आज एनसीएफ के बारे में बात करने वाले हैं। ये चीज़ें हैं क्या, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग सब कुछ जानेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है, इसका क्या रोल है अपने आप में, कैसे एग्जाम में अप्लाई करेंगे। बेसिकली सारी चीज़ें हम लोग क्या है डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो एनसीएफ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बेसिकली एनसीएफ है क्या। एनसीएफ 2005 ये अपने आप में मैंने कहा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क दिख रहा होगा। हिंदी में बात कर ले अगर तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसमें बात करने वाले हैं, एनसीएफ को समझने वाले हैं। हाँ, इससे पहले सबसे ज़रूरी बात है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए और चीज़ों को बताइए भी, वीडियो को शेयर करिए। कैसा लगता है ये सारी चीज़ें मुझे बताइए, यार लाइक करने में क्या ही जाता है। ठीक है, तो हम लोग एनसीएफ के बारे में जानेंगे बहुत अच्छे से। तो जैसा कि हम बात करें, एनसीएफ की शुरुआत अपने आप में बहुत पहले हुई थी, 1975 के आसपास ही हो गई थी। तो उसमें क्या होता है, एनसीएफ में क्या है, ये एक प्रकार से डिज़ाइन है, पूरे एजुकेशन सिस्टम की रूपरेखा है। इसमें क्या होता है कि मतलब एक प्रकार से मोनेटाइज किया जाता है कि पूरा जो ऑल ओवर सिस्टम है हमारा एजुकेशन में, वो किस तरह से चलने वाला है, उसकी डिज़ाइन क्या है। ठीक है, तो वो एनसीएफ के थ्रू बताता है। तो एनसीएफ 2005 जैसे बेसिकली बात करें तो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में बहुत पीछे चलता है। मतलब कि कोई चीज़ें अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो आज तक भी नहीं लागू हुई हैं, पर ठीक है, आज नहीं तो कल लागू हो जाएंगी और चीज़ें चलती रहेंगी उसी तरफ से। तो यार फ्रेंड्स, इसमें ये बात थी कि एनसीएफ ने अपना एक डिज़ाइन दिया था, एक रोल मॉडल दिया था कि किस तरह से हमको पूरा एजुकेशन सिस्टम चलाना है, किस तरह से हमको पूरा डिज़ाइन रखना है। तो फ्रेंड इसमें बात करें तो मैंने कहा इसकी अगर एग्ज़ाम में अप्लाई करने की बात करें तो कभी ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी एनसीएफ की। तो मैंने कहा कि 1986 2000 2005 1975 एग्जैक्ट। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा चौथा एजुकेशन सिस्टम का जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था, ये चौथे नंबर का है। ठीक है, इससे पहले 4 और आ चुका, 3 और आ चुके हैं, ये 4th नंबर का है। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि एनसीएफ के और डिटेल में जानेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन, तो जैसा कि बात करें एनसीएफ में बहुत बड़ा सा अपने आप में 100 कुछ पेज का है। ये पूरा एक पाठ्यक्रम है बहुत बड़ा सा। तो बात करें उसके बारे में हम लोग को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, कुछ चीज़ें कंक्लूजन पढ़ेंगे, कन्विक्शन पढ़ेंगे कि जो इसका निष्कर्ष निकल के आता है, जो एग्जाम में हमको अप्लाई करना है, जो हमारे लिए नीड और हेल्पफुल है। ठीक है, हम उतनी चीज़ों की बात कर लेंगे। तो एनसीएफ में उतनी चीज़ें हम लोग जान लेंगे और जानने को तो बहुत कुछ है इसमें कि एनसीएफ बहुत छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी है। तो बेसिकली हम लोग हर चीज़ जानेंगे, ऐसा नहीं है कि पर कुछ चीज़ें हम लोग चर्चा करते हैं। तो एनसीएफ की मैंने बात की कि ये 4 अपने आप में अप्लाई हो गई थी। हाँ, ठीक है, तो ये चौथे नंबर का नेशनल करिकुलम, मैंने कहा कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इसमें किस तरह से डिज़ाइन किया गया था उसकी हम बात करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये एनसीईआरटी के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। एक और बात करें तो यहाँ पर एक एनसीटीई होता है, ये 1986 में इसका भी डिज़ाइन पूरा तैयार किया गया था। ये एनसीई के थ्रू आता है। ठीक है, ये एनसीई के थ्रू आता है। तो बेसिकली ये हमारा इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ बात करते हैं, इसका मीन्स होता है नेशनल करिकुलम टीचर एजुकेशन। भाई एनसीई ने कहा था कि हम लोग बच्चों के लिए एजुकेशन का सिस्टम पूरा बनाया जाता है। ठीक है, पूरा एजुकेशन तैयार किया जाता है, लेकिन टीचर के लिए भी तो कुछ गाइडलाइंस आनी चाहिए, उसके बाद उनको भी तो उनके बारे में बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम अपना लिया, वही टीचर रोल प्ले करता जा रहा है, वैसे ही बताता जा रहा है, तो वो सारे सिस्टम नहीं। तो एनसीई ने अपना ये तैयार किया था कि एनसीईआरटी के थ्रू नहीं आता, अपना ये अलग सिस्टम है। तो इसको फिलहाल फिर कभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो अपने आप में ये अलग चीज़ें हैं, इसको बाद में जानेंगे फिर कभी। हाँ,
तो मैंने कहा कि करिकुलम होता क्या है। करिकुलम एक प्रकार से जितनी लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज उसमें अंडर कवर हो जाती है, मतलब कि सिर्फ एक्टिविटीज पे ही बोल सकते हैं, अगर एक वर्ड में इसको आंसर दे तो सिर्फ एक्टिविटीज। और फ्रेमवर्क अपने आप में एक सिलेबस है, मतलब एक छोटा सा पार्ट है उसका, ठीक है। टू द पॉइंट अगर हम लोग यार बात कर लें, टू द पॉइंट देखो, देखते हैं अगर टू द पॉइंट हम लोग इसकी बात करें तो तुमको मैं बता दूं कि इस पे अगर ध्यान दिया गया था तो सॉरी, एक प्रोफेसर थे यशपाल, 1993 में क्या किया था इन्होंने, एक गाइडलाइन दी थी किसके थ्रू, कि एक गाइडलाइन ये तैयार की थी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, तो प्रोफेसर यशपाल थे, 1993 में दिया था इन्होंने। एक ये दिख रहा होगा यहाँ से, नेशनल फोकस ग्रुप 1886 में स्टार्टिंग हो गई थी। तो यार हम यहाँ से बात करें, इसको और इसकी गाइडलाइन मान के यहाँ पर एक चीज तैयार की गई थी, लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब शिक्षा बिना बोझ के। जैसे कि बच्चों को शिक्षा देनी है कि यार जितना भारी बच्चा नहीं है, उतना वेट नहीं, उससे वजन हुआ है, क्या करके जा रहा है, बैग हैंग करके जा रहा है, मतलब उतना ज़्यादा उसका बोझ है, और क्लास में जाता है तो उसके ऊपर बर्डन बना हुआ है। तो उन्होंने इस चीज़ को क्या किया, इस पर रूपरेखा मान के उन्होंने ये तैयार किया कि हम लोग इस पर बेसिकली बात करें, इस पर मतलब एक मेन पॉइंट इसको बना लेते हैं, क्या है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब हम लोग को यार क्या है, रिटन पे जोर देना, रिटन को हटाकर, या फिर बात कर लो रोट लर्निंग, रोट लर्निंग पे हम लोग को नहीं ध्यान देना है, हम लोग को डूइंग पे ध्यान देना है, डूइंग लर्निंग पर ध्यान देना है। दिख रहा है, डूइंग यानी करके सीखने पर हमको ध्यान है, रट्टा मारने पर नहीं, रटने पर चीज़ों को नहीं, उसको बर्डन समझ के नहीं। इसीलिए एक्टिविटीज़ को फुल ऑफ उस पर वो किया गया, मोटाइज किया गया है कि सिर्फ एक्टिविटीज़ पे ही जोर दिया गया है कि बच्चों को एक्टिविटी करके सिखाए, इस तरह बेसिकली को समझा जाता है। जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा उसी पे डिपेंड करता है। तो टू द पॉइंट मैंने यही कहा कि प्रोफेसर यशपाल से क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है, तो जैसा कि हम लोग अप्लाई करेंगे। तो 1993 में उन्होंने क्या किया था, और नेशनल फोकस ग्रुप अपने आप में ये 21 समथिंग क्या किए गए थे कि फ्रेम तैयार किए गए थे इसमें आपने। तो प्रोफेसर इन्होंने इस चीज़ पे तो क्या किया था, एक बेस बनाया था, इस पर उन्होंने गाइडलाइन भी दी थी कि शिक्षा बिना बोझ की होना चाहिए। शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमको बच्चा जा रहा है, सीख रहा है, आ रहा है, घर पे बोझ समझ के पढ़ रहा है कि बहुत ज़्यादा हमको पढ़ना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, एग्जैक्ट उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो उसको हटाना है, यहाँ पर हमको बच्चे को करके सिखाने पर ध्यान देना है। इतनी बात अपने आप में समझ में आ रही होगी ना। तो आगे हम लोग बात करते हैं, इसी से अगर रिलेटेड बात करें, देखो और बात कर लेते हैं अपने आप में। कहने को तो बहुत कुछ है इसमें, फ्रेंड, टू द पॉइंट एग्जैक्ट हम लोग बात करते रहेंगे फ्रेंड्स। और देख लेते हैं, हाँ इतना तो समझ में आ गया होगा। इन्होंने कंस्ट्रिक्शन पर जोर दिया था, यानी कि रचनावाद। इन्होंने कहा था कि हर चीज अगर एग्जैक्टली यार ध्यान दिया जाए तो जितना एजुकेशन सिस्टम है वो एक कॉन्स्टिट्यूट में आना चाहिए, मतलब कि एक कॉग्निटिव भी बोल सकते हैं इसको, संज्ञान भी बोल सकते हैं अपने आप में। तो रचना आना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए, जैसे क्रिएटिव माइंड सेट होता है उसी आप में अपने आप में ऐड कर सकते हैं, तो उस हिसाब का होना चाहिए। इसमें जो है टीचर क्या है, जो टीचर होगा वो फैसिलिटेटर होगा, यानी फैकल्टी अवेलेबल कराएगा, फैकल्टीज देगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सुविधाजनक या फिर सुविधादाता के रूप में।
एग्जैक्ट अगर इसकी हिंदी देखें, सुविधादाता बोल सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब जो टीचर का काम होता है, टीचर का काम बेसिकली ये होता है यार कि आपको मतलब कि कोई चीज़ करने की, अपने आप में सीखने की, मतलब कि एग्जाम्पल्स देने हैं आपको, वो चीज़ें प्रोवाइड करवानी है। करने को तो हर चीज इंसान कर ही लेगा ना, पढ़ाई करने को तो वो तो कर ही लेगा ना, आपको अवसर देने हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, पढ़ाई के अवसर देने हैं आपको, वो चीजें करके नहीं दिखानी है। अगर उसको जरूरत लगेगा तो आपको एज ए फैकल्टी वो चूज करेगा, ठीक है, वो नहीं करना है। इसमें आपको सुविधा देना है, उसको अवसर प्रदान करने हैं बच्चे को कि वो सीखेगा, वो जानेगा। पढ़ने को, वो देखने को तो बुक्स में भी बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हुई हैं, हर जगह बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, तो उस तरीके का काम नहीं करना है। इस पे अगर हम इस पे अगर बात कर लेते हैं तो एक्टिविटीज पे बहुत सारा अगर देखा जाए तो आपके ये प्याजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, है ना। इन्होंने भी क्या किया था, इसी पर जोर दिया था। इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी अपने आप में, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं एक इसी के थ्रू गाइडलाइन और ली गई थी कि इसके थ्रू एक गाइडलाइन और ये आई थी कि जो आपके टैगोर साहब हैं, टैगोर ऐसे एक था, उसमें था कि सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, सभ्यता और प्रगति। तो इन्होंने कहा था कि इसको 2 पार्ट में, मतलब 2 अगर हम बात करें तो टू द की पॉइंट ऑफ स्टूडेंट, की क्लाइमेट ऑफ बात कर लेंगे हम तो क्लाइमेट ऑफ स्टूडेंट्स। बेसिकली उन्होंने कहा था यार ये क्रिएटिव होना चाहिए, ये जॉय होना चाहिए, ठीक है, ये रचनावाद होना चाहिए खुशी का। इन्होंने कहा था टैगोर का इसीलिए, जैसे मैंने कहा था लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने में, या फिर लर्निंग विदाउट बर्डन, करके सीखने वाले में जैसे बात हुई थी। बेसिकली ऐसे बहुत सारे क्वाइट्स आए थे, बहुत सारे स्लोगन्स आए थे। उसी में टैगोर का भी एक ऐसे टू द पॉइंट किया गया था, मतलब मेन रूपरेखा में बनाया गया था कि सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस की बात की, सभ्यता और प्रगति का उनका एक ऐसे है, उसको भी इसमें मोटाइज किया गया था कि सीधी सी बात है। उसमें टू द की क्लाइमेट ऑफ स्टूडेंट्स की 2 मेन पॉइंट उसमें थे कि क्रिएटिव होना चाहिए, एक जॉयफुल होना चाहिए बच्चा, यानी कि वो करके सीखेगा, क्रिएटिव होगा, कॉग्निटिव होगा, है ना, अपने आप पे कॉग्निटिव, तो वही समझ रहे ना आप, वहीं पे चले जाइए कि कॉग्निटिव संज्ञानात्मक जैसा था, है ना। तो आपका उसका माइंडसेट बच्चे का कैसा होता था वो अपने आप पे डिपेंड करता है। या तो फिर जॉयफुली, कोई चीज़ जैसे खुशी से करके दिखाई जाती है, खुशी से करके बताई जाती है, बच्चा किस चीज़ में खुश हो रहा है, किस तरह की एक्टिविटीज से वो खुश हो पा रहा है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बात की थी। बेसिकली इतनी बातें तो समझ में आ गई फ्रेंड्स, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। और हम बात करें अगर, तो देखो एक चीज़ इन्होंने एनसीएफ में एक चीज़ें और मेन थी। अभी तो 5 प्रिंसिपल की गाइडलाइंस आएंगी, उसको हम लोग समझ लेंगे, वो अलग है, अलग लिख लेते हैं हम लोग पहले। 5 प्रिंसिपल्स गाइडलाइन, उसको अलग अलग समझ लेंगे। इससे पहले अगर हम लोग समझ ले, छोटी सी बात और थी, उन्होंने बोला था लैंग्वेज की बात की थी। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर याद आ रहा है, देखो मैं बात करूँ तो एनसीएफ के थ्रू कहा गया था कि जो आइडियल क्लास पीरियड होता है, आइडियल क्लास पीरियड होता है वो 35 मिनट मैक्स होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप बच्चे को किसी भी, आप कितने भी बड़े एजुकेटर, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर बड़े से बड़े एग्जाम की या फिर बड़े से बड़े कितनी भी अच्छी तैयारी आप कर रहे हैं, आपके लिए 35 मिनट या 30 मिनट में एक ब्रेक तो चाहिए, ठीक है। तो इसी हिसाब से बच्चे को जो है 35 मिनट में एक ब्रेक चाहिए होता है।
तो बेसिकली ये बात थी आइडियल टाइम। हाँ, लैंग्वेज की बात कर लेते तो एनसीएफ के थ्रू कहा गया है, मैंने कहा कि बहुत बड़ा है अपने आप में ये पाठ्यक्रम, जिसका करिकुलम है ये बहुत बड़ा है। मैंने कहा कुछ इतने 100 कुछ पेजों का है, तो बहुत बड़ा है अपने आप में, लेकिन जितनी चीज़ें आपको याद मुझे याद आ रही तो मैं बताती जा रही हूँ फिलहाल। तो लैंग्वेज में इन्होंने क्या कहा था कि सबसे पहले आपकी मदर टंग जो है, आपको मदर टंग है जो मदर टंग आपकी, उस पर प्रायोरिटी दी जाएगी। आपकी मदर टंग हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, इंग्लिश है, जो भी है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको, आप स्कूल में जा रहे, बच्चा स्कूल में जा रहा है अगर, तो उसकी जो मदर टंग उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, यार ये देखो कैसा बोल रहा है। क्लास में जिस टाइप के बच्चे हैं उनकी वो चीज सिचुएशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि कोई रिच फैमिली से आ रहा है, कोई पुअर फैमिली से आ रहा है, किसी बच्चे के अंदर कोई कॉग्निटिव में प्रॉब्लम्स है, कोई फिजिकल कोई दिक्कत, तो हमको एज अ टीचर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं उसको हम अलग नजरिए से देख सकते। उसी हिसाब से बच्चे की मदर टंग को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपकी 2 लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में, हिंदी या इंग्लिश, या फिर थर्ड आपकी जो मॉडर्न लैंग्वेज यूज हो रही हो, मॉडर्न में जो चल रही हो, इसको एनसीएफ के द्वारा मैंने कहा था कि इसको त्रिभाषी सूत्र कहा गया था। इसको याद कर लो, यहाँ पर ट्री लैंग्वेज की बात, फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, तो इसमें एनसीएफ के थ्रू ये एक फॉर्मूला था बेसिकली, जिसमें इन्होंने कहा था कि आपकी एक मदर टंग होगी वो एक्सेप्ट की जाएगी आपके क्लास में, हिंदी या इंग्लिश को सेकेंड प्रायोरिटी दी जाएगी, थर्ड में आपकी मॉडर्न लैंग्वेज जो जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं वहां पर जो अपने आप में प्रचलित है उसको क्या किया जाएगा, वो थर्ड लैंग्वेज में आपकी आएगी, ठीक है। त्रिभाषी सूत्र एनसीएफ के द्वारा दिया गया था। इसमें और भी चीजें बताई थी उन्होंने, किस तरीके से एक वो सिस्टम बनाना है, किस तरीके से बात करना है, तो ये अपने आप में एक ये चीजें थी। तो हाँ, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 5 प्रिंसिपल जो गाइडलाइंस थी, और मुझे कुछ याद आता तो मैं बताती हूँ फिलहाल। 5 प्रिंसिपल गाइडलाइंस की बात करें तो हम एक एक देखते रहेंगे।